हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरे बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन सीरीज का लेक्चर नंबर 6 है। और वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पे आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो मेरे पिछले लेक्चर्स को देख लें, उसके बाद इस लेक्चर को देखें। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर 6। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था बाबू लाइसोसोम के बारे में। इससे रिलेटेड जो भी बेसिक जानकारी थी मैंने आपको दे दिया था। अब हम लोग यहाँ दो ऑर्गेनेल और देखने वाले हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इसका हिंदी होता है अंतःप्रद्रव्यी जालिका, और एक होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये दो ऑर्गेनेल को हम लोग यहाँ देखेंगे और इसके बारे में भी बहुत डिटेल में नहीं जानना है, सिर्फ बेसिक पॉइंट जानना है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये है बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, और इसी से जुड़ा हुआ रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास ही रहता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ डायग्राम को हम अलग से बना दें। अब यहाँ ध्यान से देखिए बाबू, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ रफ डायग्राम बना रखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और गोल्गी कॉम्प्लेक्स का और साथ साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट करता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो उत्पत्ति या ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है? न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है बेटा, ये है दो डबल मेम्ब्रेन, एक है आउटर मेम्ब्रेन, देखिए सबसे बाहर वाला ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, और उसके अंदर कौन सा है? इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अंतःप्रद्रव्यी जालिका, ये किससे ओरिजिनेट करता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओरिजिनेट फ्रॉम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इसी से ओरिजिनेट करता है। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच्ड रहता है किसके साथ? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। क्योंकि इसी से ये ओरिजिनेट होगा, इसी से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पैदा होगा, तो इसी से अटैच्ड भी रहेगा। ठीक है, और एक और बात ध्यान दीजिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो प्रकार होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टाइप कहलाता है बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा टाइप होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का मतलब क्या होता है? जिसका सतह रुखड़ा हो, और स्मूथ का मतलब जिसका सतह चिकना हो। तो ध्यान दीजिएगा, रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंस क्या है? तो यहाँ डायग्राम में जरा गौर से देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहरी सतह पर, यहाँ देखिए हम छोटा छोटा स्ट्रक्चर, यहाँ डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखा रहे हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहरी सतह पर ये जो छोटे छोटे डॉट्स आपको दिख रहे हैं, असल में ये क्या चीज है? राइबोसोम है। ठीक है, ये राइबोसोम बेटा चूंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे पाया जाता है, यही कारण है इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बाहरी सरफेस दिखने में कैसा लगता है? रफ लगता है, या रुखड़ा लगता है, या कहिए सैंड पेपर के जैसा लगता है, या कहिए सरेस कागज के जैसा लगता है। ठीक है, सरेस कागज देखें जो लोहा घिसने वाला होता है, उसके ऊपर छोटा छोटा पार्टिकल्स लगा रहता है, वैसे ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे ये राइबोसोम्स अटैच्ड रहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बारी है दूसरा टाइप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। वो दूसरा टाइप कौन है बेटा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मूथ क्यों है? स्मूथ इसीलिए है क्योंकि इसके बाहरी सतह पर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? स्मूथ या चिकना। इसका सरफेस दिखने में चिकना लगता है, और रफ का सरफेस रुखड़ा लगता है। क्यों भैया? तो इसके सरफेस पे क्या मौजूद है? राइबोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, अब कोई लड़का बोलेगा सर यहाँ राइबोसोम अटैच कैसे होता है? अटैचमेंट होने का है ना क्या मैकेनिज्म है? तो ये सब चीज अभी नहीं जानना है, ये जस्ट बेसिक है। डिटेल जब पढ़िएगा तो वहां ये सारा चीज आपको समझने को मिलेगा। हाँ, फिलहाल ये जानिए कि भाई ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में है ना कौन कौन सा है? आउटर और इनर। इसी आउटर मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट करता है कौन बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा कौन होता है बेटा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों दिखता है? क्योंकि आउटर सरफेस पे क्या मौजूद होते हैं? राइबोसोम्स। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके बाहरी सतह पे राइबोसोम नहीं है, यही कारण है कि इसका सरफेस स्मूथ होगा या चिकना होगा।
ठीक है। और ध्यान दीजिएगा इसी के आसपास जहां भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उसी के आसपास कौन प्रेजेंट रहता है, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब यहां ध्यान से देखिएगा इनका काम क्या है, इनका फंक्शन क्या है, तो ध्यान से देखिएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है बेटा कि यहां चूंकि राइबोसोम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे, तो राइबोसोम का फंक्शन हम लोग जानते हैं क्या बनाना होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, है ना, प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाने का। तो यहां ध्यान से देखिएगा रफ ईआर जो है ना, यहां पर राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा और प्रोटीन बना करके है ना कहां डाल देगा, ये तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो स्पेस है उस स्पेस में ये प्रोटीन डाल देगा। ठीक है। और जहां तक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सवाल है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है बेटा, तो ये प्रोटीन नहीं बनाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाने का काम करेगा क्या चीज, तो ये लिपिड बनाते हैं। ठीक है, यानी वसा या फैट बनाते हैं, साथ साथ एस्टेरॉयड बनाते हैं। एस्टेरॉयड भी लिपिड का ही एक क्या है, फॉर्म है। ठीक है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाया बेटा, तो रफ ईआर ने बनाया प्रोटीन। रफ ईआर ने क्या बनाया, प्रोटीन। किसकी मदद से, राइबोसोम की मदद से। और वो प्रोटीन ये अंदर के स्पेस में डाल दिया। स्मूथ ईआर क्या बनाया बेटा, लिपिड, है ना, वसा, और साथ साथ क्या बनाया, एस्टेरॉयड। ठीक है, ये और भी चीज ये बनाते हैं। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ये सब चीज यहां बन जाता है ना, तो इसके बाद ये करता क्या है, तो ध्यान से देखिएगा रफ ईआर का जो प्रोटीन होता है वो सबसे पहले रफ ईआर से चल के किस में जाएगा, स्मूथ ईआर। और स्मूथ ईआर के ऊपर यहां एक छोटा सा थैली बनेगा, है ना, इस थैली में जाके ये प्रोटीन जमा हो जाएगा। समझ में आ रहा है। उसी तरह से ध्यान से देखिएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो क्या बनाएगा बेटा, ये लिपिड बनाएगा। ये लिपिड बन के भी ये इसके थैली में जाकर के ऊपर या छोटा सा वेजिकल, इस थैली को क्या कहते हैं, वेजिकल, इसमें आकर के ये क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो यहाँ क्या जमा हो गया, लिपिड, और यहाँ क्या जमा हो गया, प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ से आया था बेटा, रफ ईआर से बन करके आया था। और लिपिड कहाँ से आया था बेटा, स्मूथ ईआर से बन करके यहाँ जमा हो गया। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इस प्रोटीन और लिपिड को है ना क्या करना है, कोशिका को देना है। वो इसको यूज करेगा, या नहीं तो इसको सेल के बाहर भी निकाला जा सकता है, कोशिका के बाहर भी भेजा जा सकता है। सेल के बाहर अगर कहीं डिमांड है तो ये इसको भेजा जा सकता है बाहर। तो अब ध्यान से देखिएगा यहां पर क्या होगा कि ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है उसी को ये वेजिकल क्या कर दिया जाता है, सप्लाई। ये थैली जो है यहां से टूट जाएगा, यहां से ये थैली टूट जाएगा, और ये थैली यहां अलग हो गया। देखिए ये थैली यहां अलग हो गया। थैली को यहां अंग्रेजी में हम क्या बोलेंगे, वेजिकल। ठीक है। और इसी वेजिकल में है ना क्या प्रेजेंट होगा बाबू, या तो प्रोटीन मौजूद होगा अगर रफ ईआर से चल के आया है, और अगर स्मूथ ईआर से चल के आया है बेटा तो क्या मौजूद होगा, लिपिड मौजूद होगा। ठीक है। और अब ये चला जाएगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, और जा करके गोल्गी कॉम्प्लेक्स के मेम्ब्रेन से ये क्या हो जाएगा, फ्यूज कर जाएगा। इस तरह से ये जाके इसके मेम्ब्रेन के साथ ये फ्यूज कर जाएगा। ठीक है। और ध्यान से देखिएगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स के मेम्ब्रेन से जब ये फ्यूज करेगा तो देखिए ये पोर्शन फ्यूज कर गया, ये पोर्शन फ्यूज कर गया। और एक और तरह से आप कह सकते हैं बेटा यहां पर क्या कह सकते हैं इसको, कि ये जो फ्यूज हुआ तो ये वेजिकल का जो मेम्ब्रेन है ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स के मेम्ब्रेन का क्या बन गया, हिस्सा। देखिए ये वेजिकल किसका बना हुआ है, पतली झिल्ली का। देखिए यहां पतली झिल्ली का। और जब ये जाके फ्यूज करेगा उसमें तो इसका मेम्ब्रेन वेजिकल का, इट बिकम द पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ किसका बेटा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा जब इसमें फ्यूज करेगा तो इसका जो मटेरियल था, स्मूथ ईआर से गया हुआ मटेरियल कौन सा, लिपिड वाला। ठीक है। या फिर रफ ईआर से गया हुआ कौन सा मटेरियल बाबू, तो प्रोटीन वाला। ये चले आएंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो स्पेस है इसमें आ जाएंगे। ठीक है। और अब इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स का काम क्या है, इन मटेरियल को जरूरत के हिसाब से है ना ये मॉडिफाई करेगा या थोड़ा सा इसमें रूपांतरण लाएगा। अब जो भी बदलाव करना होगा, क्या क्या बदलाव होता है ये सब चीज आप बाद में जानिएगा। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करेगा, इसमें थोड़ा रूपांतरण करेगा। जैसे ध्यान से देखिएगा ये लिपिड है तो इस लिपिड में गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ना कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज जोड़ देगा तो बना देगा ग्लाइकोलिपिड। ठीक है। उसी तरह से ये अगर प्रोटीन है तो इस प्रोटीन में गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या जोड़ देगा, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, तो बना देगा ग्लाइकोप्रोटीन।
तो देखिए ये लिपिड था और यहाँ क्या था बेटा, प्रोटीन। और जब प्रोटीन गोल्गी कॉम्प्लेक्स में अंदर गया तो ये बन गया ग्लाइकोप्रोटीन का है, तो प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज जोड़ दिया गया। उसी तरह से ध्यान से देखिएगा, ये लिपिड था, लिपिड जब अंदर गया तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स ने इसमें क्या जोड़ दिया, ग्लूकोज, तो ये बन गया ग्लाइकोलिपिड। इस तरह से गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मटेरियल है ना, जो कहां आता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में भेजा जाता है, इसको मॉडिफाई करता है, साथ साथ इसको कॉन्सेंट्रेट करता है, इसकी सांद्रता को बढ़ाता है। सांद्रता कैसे बढ़ाएगा, तो इसमें अगर पानी उनी का मात्रा अधिक है तो इस पानी को ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या कर देगा, निकाल देगा। ठीक है, तो जो भी मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बने, चाहे रफ के द्वारा बना, चाहे स्मूथ के द्वारा बना, वो भेज दिया गया किसको, गोल्गी कॉम्प्लेक्स को। और गोल्गी कॉम्प्लेक्स ने उस मटेरियल को क्या किया, कॉन्सेंट्रेट किया, जरूरत के हिसाब से उसको मॉडिफाई किया। जैसे प्रोटीन था तो ग्लाइकोप्रोटीन बना दिया, लिपिड था तो क्या किस में बदल दिया उसको, ग्लाइकोलिपिड में, है ना। जैसा डिमांड है ना सेल के अंदर या सेल के बाहर कहीं होगा, उस हिसाब से इसको ये मॉडिफाई कर देगा। और उसके बाद इन मटेरियल्स को ये क्या करेगा बेटा, यहां से ले जा करके पैक कर देगा इस छोटे से थैली में, और इसको हम क्या कहेंगे, अगेन वेजिकल। जैसे देखिए ये थैली था, इसको भी हमने कहा वेजिकल, तो ये भी वेजिकल है। ये किसका वेजिकल था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकला हुआ। ये किसका वेजिकल होगा, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स से निकला हुआ वेजिकल। और बाद में जब ये वेजिकल में इसका पैकेजिंग हो जाएगा तो ये वेजिकल यहां से टूट जाएंगे और ये वेजिकल इनसे अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इन वेजिकल्स में क्या होगा, तो हम कहेंगे इन वेजिकल्स में रफ ईआर के द्वारा जो भेजे गए मटेरियल थे, देखिए जैसे ये प्रोटीन था और इसको इसने यहां मॉडिफाई किया था, तो वो मटेरियल यहां होगा। ठीक है, या फिर स्मूथ ईआर के द्वारा भेजा गया जो मटेरियल था, जैसे देखिए ये लिपिड था, ये यहां गया, यहां मॉडिफाई किया, ग्लाइकोलिपिड बना, तो वो यहां वेजिकल में प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इन मटेरियल्स को क्या किया जाएगा, अगर सेल में ही कहीं यूज करना है, सेल में ही किसी जगह यूज करना है, तो ये वहां भेज दिया जाएगा ये मटेरियल। या अगर इसको सेल के बाहर भेजना है तो फिर सीधा सीधा ये जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में, और इस वेजिकल का मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाएगा। ठीक है, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाएगा और इस तरह से ये मटेरियल क्या कर दिया जाएगा, सेल के बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो वो मटेरियल जो यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बना था वो भेजा गया गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। गोल्गी कॉम्प्लेक्स ने उसको मॉडिफाई किया, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेंट्रेट किया, और उसके बाद क्या किया बेटा, इसका पैकेजिंग कर दिया। अब पैकेजिंग करने के बाद छोटे छोटे वेजिकल में बंद कर दिया। अब ये मटेरियल या तो सेल के अंदर जहां जरूरत है वहां सप्लाई कर दिए जाएंगे, या नहीं तो अगर सेल के बाहर जरूरत है तो इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो हमको लगता है आपको गोल्गी कॉम्प्लेक्स का भी फंक्शन समझ में आ गया होगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी फंक्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, स्पेशली आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, उससे पैदा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो मेम्ब्रेन है वेजिकल वाले, यही जाके क्या बना देते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का मेम्ब्रेन बनाता है या गोल्गी कॉम्प्लेक्स को बनाता है। ठीक है, तो इसमें ओरिजिन किसका किसका कैसे हुआ, तो आप समझ सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट हुआ कौन बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओरिजिनेट हुआ बेटा गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इस बात को याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए अब दूसरा बात यहां ध्यान दीजिएगा, ऐसा कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स को रोजगार देता है या कहिए काम देता है। कैसे भैया, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मटेरियल बनाया उस मटेरियल को कहां भेजा गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, और गोल्गी कॉम्प्लेक्स ने क्या किया, उस मटेरियल को पहले कॉन्सेंट्रेट किया, कॉन्सेंट्रेट करने के बाद उसको मॉडिफाई किया, देन उसका क्या किया बेटा, पैकेजिंग किया, और देन इसको भेज दिया या तो सेल के अंदर कहीं या नहीं तो सेल के बाहर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी कॉम्प्लेक्स को मटेरियल देना बंद कर देगा तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स बेरोजगार हो जाएगा। यही कारण है कि आप देखेंगे कि कोशिका में जहां पर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा उसी के आसपास आपको क्या मिलेगा, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ठीक है, तो हमको लगता है आपके समझ में ये बात आ गया होगा। तो चलिए अब दूसरा स्ट्रक्चर सेल का हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे बाबू न्यूक्लियस के अंदर, यहां ध्यान से देखिएगा, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। इसको हम लोग कहते क्या है, क्रोमैटिन।
ध्यान से देखिएगा कौन सा टर्म है, क्रोमैटिन। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा यही क्रोमैटिन जब कोशिका विभाजन होने लगता है सेल का, या जब सेल डिवीजन होने लगता है, तो ये क्रोमैटिन कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होकर के क्या बना देता है, क्रोमोसोम। ठीक है, और फिर जब सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ये क्रोमोसोम फिर से रिलैक्सेशन में चला जाता है। देखिए यहाँ लिखा है कंडेंसेशन और यहाँ लिखा है रिलैक्सेशन। तो क्रोमोसोम जब रिलैक्सेशन में चला जाएगा, जब रिलैक्स हो जाएगा, तो फिर से क्या बन जाएगा, क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन और क्रोमोसोम जो है एक ही चीज का दो अलग अलग अवस्था है। ठीक, जैसे ध्यान से देखिएगा क्रोमैटिन है तो ये इस तरह से होगा, उलझा हुआ स्ट्रक्चर, और जब क्रोमोसोम होगा तो ये क्या होगा बेटा, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर्ड बॉडी ये बन जाएगा, और इसको हम लोग किस नाम से पुकारेंगे, दिस इज कॉल्ड क्रोमोसोम। ठीक है, या क्रोमोसोम का हिंदी क्या होता है, गुणसूत्र। ठीक है, अब गुणसूत्र को जरा समझिए तो ये काम क्या करता है बेटा, तो देखिएगा यहाँ एक शब्द है गुण। ठीक है, और ये है सूत्र। सूत्र का मतलब क्या हुआ, धागा या थ्रेड, है ना। गुण का मतलब क्या हुआ बेटा, कैरेक्टर। ठीक है, तो क्रोमोसोम या क्रोमैटिन का काम क्या है बेटा, तो जीवों के कैरेक्टर को कंट्रोल करना, या कहिए वो इस कोशिका के कैरेक्टर को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। जैसे हमने शुरू के लेक्चर में आपको बताया था कि न्यूक्लियस को या केंद्रक को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल या हेड क्वार्टर ऑफ सेल। क्यों भैया, क्योंकि ये न्यूक्लियस जो है सेल के फंक्शनैलिटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है, सेल के एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। लेकिन ये न्यूक्लियस किसके मदद से इस एक्टिविटी को कंट्रोल करता है सेल के, तो जरा ध्यान से देखिएगा, आंसर होगा क्रोमैटिन की मदद से। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा यही क्रोमैटिन कंडेंस कर गया तो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का हिंदी क्या है, गुणसूत्र। ये क्या करता है, जीवों के गुण को या कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। अच्छा, गुण का या कैरेक्टर का मतलब ये नहीं होता है कि बदमाश कैरेक्टर का है या सीधा साधा आदमी है, ऐसा कुछ नहीं। कैरेक्टर का सेंस है, अगर प्लांट के मामले में लीजिएगा तो प्लांट का हाइट हो गया, है ना, प्लांट के फ्लावर का कलर हो गया। आदमी के मामले में लीजिए तो क्या होगा, आदमी के स्किन का कलर, आदमी का हाइट, आदमी की आंख का रंग, ये सब जो आनुवांशिक गुण हैं उनको ये क्रोमोसोम या क्रोमैटिन क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। क्लियर है, या कहिए सेल का जो भी एक्टिविटी होगा उसको कंट्रोल कौन करेगा, ये क्रोमैटिन कंट्रोल करेगा। और ये क्रोमैटिन कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर। यही कारण है कि न्यूक्लियस हम लोग कहते हैं ब्रेन ऑफ सेल या हेड क्वार्टर ऑफ सेल। ठीक है, तो कोई पूछेगा तुमसे कि न्यूक्लियस सेल के एक्टिविटी को कैसे कंट्रोल करता है, तो हम कहेंगे किसकी मदद से, क्रोमैटिन की मदद से। ठीक है, अब यहां जरा समझने की कोशिश करें कि क्रोमैटिन आखिर बना किस चीज का है। तो क्रोमैटिन बेटा दो चीज का बना है, एक तो डीएनए और दूसरा कौन सा, हिस्टोन। और डीएनए क्या है, तो डीएनए का पूरा नाम आप लोग जानते होंगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आप पढ़े होंगे 10th में या 11th के क्लास में। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, और दूसरा क्या चीज है बेटा, ये हिस्टोन। तो डीएनए को हम लोग कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का हिंदी क्या होता है बेटा, आनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, तो डीएनए क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। और आनुवांशिक पदार्थ किसको कहते हैं, तो जो किसी भी जीव के कैरेक्टर को कंट्रोल करे और साथ साथ उस कैरेक्टर को इसकी पीढ़ी से उसके संतान पीढ़ी में क्या करे, ट्रांसफर करे। ठीक है, तो यही है जेनेटिक मटेरियल, कौन सा बेटा, डीएनए। और इसके साथ साथ कौन सा है, हिस्टोन। हिस्टोन एक प्रकार का क्या है बेटा, प्रोटीन है। तो आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर किसी भी जीव के कैरेक्टर को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, तो उसका जेनेटिक मटेरियल, प्लस उसके कैरेक्टर को अगली पीढ़ी में कौन भेजेगा, तो कहेंगे उसका जेनेटिक मटेरियल, और वो कौन है बेटा, डीएनए है। तो जब क्रोमैटिन के अंदर जो डीएनए है ये कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, तो सवाल ये उठता है हिस्टोन प्रोटीन यहां पर क्या कर रहा है। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि हिस्टोन प्रोटीन यहां काम क्या कर रहा है। कहेंगे भैया कैरेक्टर कंट्रोल करने का काम डीएनए, जेनेटिक मटेरियल कौन हुआ, डीएनए। ठीक है, तो ये हिस्टोन यहां क्या काम कर रहा है। ठीक है, हिस्टोन का फंक्शन क्या है, इसी को हम लोगों को यहां समझने का कोशिश करना है। तो जरा इसको थोड़ा धीरे धीरे समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्या है बेटा कि देखिए डीएनए जो है, इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा आगे चल करके बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल यहां समझिए कि क्रोमैटिन के अंदर जो डीएनए होता है, ये डीएनए कैसा होता है, लंबे धागे जैसी संरचना होती है। ठीक है, लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और साथ साथ डीएनए जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है।
डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और ऐसा ऐसा ध्यान से देखिएगा, जितना क्रोमैटिन होगा उतना ही क्या होगा? डीएनए। तो जैसे सपोज कीजिए क्रोमैटिन की संख्या 2 है, 4 है, 5 है, तो उतना ही क्या पाया जाएगा बेटा? डीएनए। और ये डीएनए काफी लंबा लंबा थ्रेड होता है, ठीक है, लंबा लंबा धागे जैसा संरचना, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब सोचो, अगर सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए यूं ही यहां पड़ा हुआ रहे और ये निगेटिवली चार्ज है, तो सेल के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को ये क्या कर देगा? बिगाड़ देगा, ठीक है। यही कारण है कि इसके नेगेटिविटी को बैलेंस करने के लिए यहां कौन सा प्रोटीन इसके साथ लगाया गया? तो दैट प्रोटीन इज हिस्टोन, है ना। हिस्टोन कैसा नेचर का प्रोटीन है? बेसिक नेचर का। और इस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, हिस्टोन का एक फंक्शन हमको यहां पता चला कि हिस्टोन का जो पॉजिटिविटी है ये डीएनए के नेगेटिविटी को क्या करता है? न्यूट्रल करता है, या एक तरह से कहे बैलेंस करता है, जिससे कि सेल का इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, वो बना हुआ रहे। एक काम तो ये है, ठीक है। और दूसरा एक और काम जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे ये डीएनए जो है लंबा सा धागा जैसा संरचना, और ऐसा ऐसा कई डीएनए न्यूक्लियस के अंदर अगर रहेगा, और ये लंबा लंबा थ्रेड है, और ये करता क्या है? जीव के कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा और उसके कैरेक्टर को अगली पीढ़ी में भेजेगा। तो भाई इतना लंबा लंबा थ्रेड अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस में मौजूद है और ये जगह बहुत छोटा है, तो चांस बनता है कि ये सारे डीएनएज आपस में ही उलझ जाएंगे और उलझ करके डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये डीएनए आपस में उलझे नहीं और डैमेज नहीं हो, तो उसके लिए भी हिस्टोन यहां, है ना, काम करता है। कैसे काम करता है? तो जरा सोचो, मार्केट से सपोज कीजिए आप धागा का रील खरीद के लाते हो। धागे के रील में आप गौर से देखिएगा क्या होता है कि इसके ऊपर धागा लिपटा रहता है और अंदर में कागज का एक रोल रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक रील खरीद के लाए मार्केट से, फिर मान लीजिए दूसरा रील खरीद के लाए मार्केट से, तो देखिएगा कागज के रोल के ऊपर ये धागा लिपटा है, ठीक है। इस धागे को आप डीएनए समझिए और इस कागज के रोल को क्या समझिए? हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। एक काम करो, अपने घर में इस रील को ले आओ, 2 रील, 3 रील, 4 रील, और उसके डीएनए को यानी धागा को टेबल पर खोल करके सारा का सारा धागा एक जगह रख दो। फिर दूसरा भी रील ले आओ, उसको भी खोल करके उसी जगह रख दो। तीसरा रील लाओ, उसका भी धागा खोल करके उसी जगह रख दो, और कागज का जो रोल है उसको हटा दो। और आप कहो कि भाई क्यों खोल के? तो जब जरूरत पड़ेगा तो इसी में से धागा निकाल लेंगे। आप उम्मीद कर सकते हैं आपको काम करने के लिए धागा सही ढंग से मिल पाएगा क्या? तो नहीं, क्योंकि आप जितना भी धागा खोल के वहां रखिएगा सब आपस में उलझता चला जाएगा और उसके बाद ये यूजलेस हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो कागज का रोल था वो किया गया था, अपने ऊपर धागे को लपेट के रखे हुए था, जिससे क्या फायदा होगा कि ये रील का धागा और इस रील का धागा आपस में नहीं उलझेगा, ठीक है। तो कागज का रोल यहां किसका काम करता है बेटा? हिस्टोन के जैसा काम करता है। ठीक उसी तरह से यहां समझिएगा कि हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है बाबू? तो जितने भी क्रोमैटिन होते हैं, ध्यान दीजिएगा, हर एक का जो डीएनए है वो हिस्टोन के ऊपर लिपटा हुआ रहता है। जैसे सपोज कर लीजिए ये हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है, इस तरीके से, और यहां पर भी देखिए अलग हिस्टोन प्रोटीन है ना, समझिएगा। और ये जो डीएनए है ना, लंबा सा धागा जैसा संरचना, ये कैसा चार्ज का है बेटा? नेगेटिव। हिस्टोन खुद कैसा चार्ज का है? पॉजिटिव। तो एक तो स्वाभाविक आकर्षण होगा इन दोनों के बीच में, एक तो ये बात होगा, और दूसरा ध्यान से देखिएगा इसका पॉजिटिविटी इसके नेगेटिविटी को क्या करेगा? बैलेंस करेगा। हिस्टोन का पॉजिटिविटी डीएनए के नेगेटिविटी को बैलेंस करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। और साथ साथ है ना, ये हिस्टोन प्रोटीन, ये जितने भी हैं ये सभी हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। ये ग्रीन कलर का जो आपको हम दिखा रहे हैं, इसी के ऊपर ये डीएनए क्या हो जाएगा? आकर के इस तरीके से लिपट जाएगा, इस तरीके से लिपट जाएगा। तो ये डीएनए यहां लिपट गया। उसी तरह से ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो डीएनए है, ये जो हिस्टोन का अलग सेट आपको दिखाई दे रहा है, ये इसके ऊपर क्या हो जाएगा? लिपट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये अलग क्रोमैटिन बनेगा और ये अलग क्रोमैटिन बनेगा। ध्यान से देखें, और अब ये आपस में इसके डीएनए नहीं उलझेंगे, एकदम सेपरेट रहेंगे। तो इसका मतलब है हिस्टोन का दूसरा फंक्शन हुआ बेटा क्या चीज? तो इसको हम कहेंगे पैकेजिंग ऑफ, क्या बोलिए तो, डीएनए। ये डीएनए को अच्छी तरह से पैक करने में क्या करता है बेटा? मदद करता है। डीएनए के पैकेजिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
क्लियर है, क्योंकि हिस्टोन के ही ऊपर ये डीएनए क्या रहेगा, लिपटा हुआ रहेगा। तो जब डीएनए अपने अपने क्रोमेटिन में हिस्टोन के ऊपर लिपटा हुआ रहेगा, पैकेज्ड रहेगा, तो इसका आपस में उलझने का चांस ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और एक और बात हमने कहा क्या भाई, हिस्टोन प्रोटीन का पॉजिटिविटी डीएनए के नेगेटिविटी को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो दो फंक्शन आपका क्लियर। फंक्शन नंबर 1 है ना, एक तो निगेटिविटी को बैलेंस किया डीएनए का, हिस्टोन का पॉजिटिविटी, और दूसरा है ना डीएनए का क्या करेगा ये हिस्टोन बेटा, पैकेजिंग करेगा। ठीक है, अब ये कैसे पैकेजिंग करता है ये सब डिटेल में आप आगे चल के समझिएगा। ठीक है, अच्छा एक और काम होता है बेटा, क्या होता है तो ध्यान से देखिएगा, ये डीएनए का जो फंक्शन होता है, ये डीएनए काम किसका करता है, तो जीवों के कैरेक्टर को कंट्रोल करने का, कहे कि इसी को हम क्या बोल रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए के फंक्शन को रेगुलेट करने का काम कौन करता है बेटा, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन है ना 3 काम किया। एक काम क्या किया, तो इसका पॉजिटिविटी डीएनए की नेगेटिविटी को बैलेंस किया। हिस्टोन प्रोटीन दूसरा काम क्या किया भैया, तो डीएनए के पैकेजिंग में क्या किया, रोल किया, अपने ऊपर डीएनए को लपेट लिया। और तीसरा काम क्या होता है इस हिस्टोन प्रोटीन का, तो कहेंगे ये डीएनए के एक्टिविटी को या डीएनए के फंक्शन को क्या करता है, रेगुलेट करता है। लेकिन कैसे करता है ये सब चीज समझने के लिए और डिटेल में हम लोगों को आगे जाकर के पढ़ना होगा। ठीक, ये बेसिक टॉपिक है बेटा, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी बेटा मैं अपने इस लेक्चर को इसी पॉइंट पर एंड करता हूं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ। और वो नया टॉपिक होने वाला है बेटा डीएनए, आरएनए या कहें न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।